जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में हम अर्पित कुमार रैंक 136 हिंदी माध्यम से इन्होंने प्राप्त की थी। और इनकी एक बार राइटिंग आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ऐसा अगर आप लिखते हैं तो दूसरों से 2-4 नंबर एक्स्ट्रा अवश्य पा जाएंगे। हमने इनके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे की यात्रा करनी है हमें छठे क्वेश्चन से। और टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी देखने से यह फायदा होता है कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसा लिखना है। ठीक है। और कई सीरीज चल रही हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं अगर नए हैं। बाकी टेलीग्राम लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अंडरलाइन उन्होंने किसको किया है, लिखा क्या है, कैसे लिखा है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक, हिंदी माध्यम वाले स्पेशली ध्यान रखें। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, तो उन्होंने महालेखा परीक्षक नियंत्रक कैग को अंडरलाइन किया कि इसके बारे में लिखना है कि कार्यालय को भारत से में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के रक्षकों में से एक माना जाता है। कैग के कार्यालय को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए निराकरण के सुझाव बताओ। पहले तो कैग के बारे में बताना है, फिर वह किस प्रकार से लोकतंत्र का रक्षक है ये बताना है हमें। ठीक है। और फिर उसको कौन कौन से जो कार्यालय को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका बताना है, और फिर उसको निराकरण के सुझाव भी देने। यानी 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में है और वह 4 क्वेश्चन में 150 शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं देखें। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था करता है। जब भी आप पॉलिटी का पेपर लिखेंगे तो आपको क्या करना है, उसमें अनुच्छेद जरूर लिखने हैं। कैग भारतीय लोक वित्त के संरक्षक की भूमिका निभाता है। अब देखो इन्होंने कैग को हिंदी में लिखा है, हालांकि इतना हिंदी में CAG लिख सकते हैं, CAG, लेकिन कई बार हिंदी में लिखो तो बेहतर रहता है। उन्होंने कैग हिंदी में ही लिख दिया, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अब इन्होंने क्या बताया, लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षकों में से एक। कैसे ये लोकतांत्रिक प्रणाली में रक्षक है, तो कैग भारत की संचित निधि साथ ही राज्यों की संचित निधियों का लेखा परीक्षण करता है। यानी भारत सरकार और राज्यों की सरकार दोनों का। ठीक है। साथ ही आकस्मिकता निधि व लोक निधि का भी परीक्षण करता है। वह चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों का आय व्यय का परीक्षण करता है। वह कर व शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है। यानी क्या क्या काम करता है वह बता दिया। अब बताना है कौन कौन से कारण हैं जो इसकी पद को प्रभावित करते हैं। पहला, महत्वपूर्ण निगमों की लेखा परीक्षा के कार्य से मुक्ति, जैसे LIC कुछ ऐसे हैं जिनसे मुक्ति मिली हुई इसे। लेखा परीक्षा सिर्फ कुछ ही विभागों तक सीमित है। ठीक है। विभागीय विशेषज्ञता का ना होना, लेखा परीक्षा के पश्चात अनियमितता पर कार्रवाई की शक्ति का ना होना, ये हो गया। अब इन्होंने निराकरण देखो पॉइंट में ही बताए हैं, देखो बहुत ज्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखा है, पॉइंट्स में ही बता दिया। 4 पॉइंट वो, 4 पॉइंट वो और 4 पॉइंट निराकरण में कि बहुनिकाय में परिवर्तित करिए, कार्यवाही की शक्ति सौंपिए, विभागीय दस्तावेजों का उचित रख रखाव करिए, स्वतंत्र नियामक के ऊपर पर्यवेक्षीय शक्ति को सौंप। भारत को क्या बता दिया, कैग को आवश्यक शक्तियों का हस्तांतरण भारतीय लोक वित्त के संरक्षण हेतु अत्यावश्यक है। तो कलर भी देखो इन्होंने लास्ट में ब्लैक पेन का यूज कर लिया, यानी इनकी प्रैक्टिस जो है ना, स्पीड इनकी है वो भी ठीक ठाक होगी, इसीलिए या ऐसा लिख पा रहे हैं। तो इन्होंने 4 पॉइंट और यहाँ भी 4 पॉइंट, तो कितना बढ़िया पैटर्न बनाया। 4 पॉइंट इसके लिख दिए, 4 पॉइंट यहाँ लिख दिए और 4 पॉइंट यहाँ लिख दिए, आंसर हो गया। 10 में से 4 नंबर मिल गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। यानी लोकसभा राज्यसभा की तुलना करनी है, 150 शब्दों की बात अभी चल रही है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में निम्न सदन तथा उच्च सदन को क्रमशः लोकसभा राज्यसभा की संख्या दी जाती है, बता दिया। राज्यसभा जहां लोकसभा के समान है, सीधे आप जो भी पढ़ रहे होंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, तो वहां भी सीधे दिया गया है। और मैं आपको बताऊं तो GS जो ये पेपर है पॉलिटी वाला, इसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। तीसरा जो पेपर होता है GS3, उसमें कम मार्क्स आते हैं। ये कॉपी कौन सी है, GS2 की कॉपी है। ठीक है। तो GS2 में बढ़िया मार्क्स आते हैं, इसके लिए आप बढ़िया मेहनत करिए। ये ठीक है। तो अलग अलग कहाँ है, साधारण विधेयक की बात की जाए या संविधान संशोधन विधेयक की बात की जाए तो दोनों समान है, हम समान वाला पहले देख रहे हैं। वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तब भी समान अधिकार है।
मंत्री परिषद में सदस्य, क्योंकि मंत्री दोनों लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी मंत्री बन सकता है, वहां भी समान है। संयुक्त समिति अगर बनती है तो दोनों जगह के सदस्यों की नियुक्ति होती है, समान है। प्रधानमंत्री कहीं का भी हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, यहाँ भी समान है। आपातकाल की स्वीकृति के मामले में दोनों समान है। अब देखो जहां असमान है वहां कहाँ कहाँ है। धन विधेयक के मामले में सबसे नंबर 1 वह असमान है। आपातकाल के निवर्तन में, आपातकाल लागू होने में दोनों कर सकते हैं, आपातकाल की स्वीकृति के मामले में दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आपातकाल हटाना है केवल लोकसभा ही हटा सकती है। ठीक है। अब देखो राज्यसभा को कहाँ ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, तो अखिल भारतीय सेवाएं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अनुच्छेद लिखा इन्होंने तुरंत। अनुच्छेद आप लिखते रहिए तो अनुच्छेद वही काम करेंगे जैसे हलवे में काजू काम करता है। हालांकि हम उस घराने से आते हैं जहाँ हलवे में काजू क्या किशमिश भी नहीं पड़ने के रुपए होते हैं। खैर, समय बदलता है, आपका भी बदलेगा, मेहनत करते रहिए। राज्यों का प्रतिनिधित्व रोज राज्यसभा में। राज्य सूची के मामले में संसदीय विधान का उपबंध अगर बनाना है तो वह भी राज्यसभा में। लास्ट में जो भी उन्होंने निष्कर्ष लिखा वो ब्लैक कलर के पेन से लिखा। राइटिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद वह ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाते हुए अगर बढ़िया कुछ कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और स्पीड बहुत ज्यादा मेंटेन की होगी। 4.5 नंबर मिले, बहुत बढ़िया नंबर है 4.5, मतलब बढ़िया, ठीक है, कम नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की रीटों की व्याख्या करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। रीट की बात बतानी है, उसके महत्व, क्या महत्व है उसका। तो भारतीय संविधान में रीटों को ब्रिटिश परंपरा से लिया गया, पहले तो यही बता दी हमने कहाँ से लिया है। फिर अनुच्छेद बता दिया, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ये भी बता दिया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को कोट कर दिया। देखो इस 3 लाइन में ही उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी। पहले तो ब्रिटिश परंपरा से हमने दिया, अनुच्छेद भी बता दिया और अम्बेडकर साहब को कोट भी कर दिया। ये होता है कम चीज में ज्यादा बात कहना। पहला उन्होंने रेड के प्रकारों को बताना है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप जानते हैं, सशरीर उपस्थित होना। ये जो लाइन पूरी कॉपी में लिखी है, बुक में लिखी है, वही है। अब इनको रटी तो होगी नहीं, तो उन्होंने अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राहत के लिए निजी सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध उपलब्ध कराना, ये लिख दिया। हालांकि इसका अर्थ क्या होता है, सशरीर उपस्थित होना, तो अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। परम आदेश, हम आदेश देते हैं, तो जिसने चेक किया उसने ये बताया कि आपको उसका अर्थ भी लिखना चाहिए। ये अपनी भाषा में उसको लिख दिए हैं। ठीक है, कि अपने विधिक कर्तव्यों का पूरा करने में असमर्थ निकाय के विरुद्ध, केवल सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध होता है क्या, लेकिन इसका आदेश क्या है, मतलब क्या है, तो हम आदेश देते हैं, उसको इन्होंने नहीं लिखा है। ऐसे प्रतिषेध के मामले में इन्होंने अर्थ नहीं लिखा। अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न्यायालय तथा प्रशासन के विरुद्ध उपलब्ध होता है, तो ये लिखा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा कि इसका अर्थ क्या है। ऐसे उत्प्रेषण में अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन वगैरह, अधिकार परीक्षा किस हैसियत से, अर्थ लिखना चाहिए। तभी इन्हें देखो यहाँ पे नंबर कम मिले हैं, सब में 4, 4.5 ऐसे मिले हैं, यहाँ पे 3.5 मिला हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने उन शब्दों का अर्थ नहीं लिखा। अब महत्व क्या है, तो मूल अधिकारों की प्राप्ति हेतु तो आवश्यक है। मूल अधिकार अगर हमारा हनन हो रहा है तो रिट जारी हो सकती है। क्रियान्वयन में न्यायपालिका की सहायता मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में। मूल ढांचे का हिस्सा भी है। सरकार की शक्तियों पर सीमाकारी कार्य, यानी शक्तियों पर एक तरह की सीमा भी लगाता है। रिट मूलाधिकार की प्राप्ति यथार्थ साधन है। ठीक है, अब देखो इन्होंने इस वाले को महत्व को ब्लैक में लिख दिया, तो ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया से चल रहा है, लेकिन इन्होंने अर्थ नहीं लिखा, इसलिए इनको थोड़ा सा नंबर कम मिले हैं। समझ रहे हो आप। अब है 9 क्वेश्चन। भारतीय संविधान न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करके न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी प्रणाली और संसदीय संप्रभुता की ब्रिटिश सिद्धांत के बीच संतुलन को आश्चर्यजनक रूप से स्थापित करता है। चर्चा कीजिए। ये न्यायिक समीक्षा की न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता, ब्रिटिश और अमेरिका के बीच दोनों की कहानी का माध्यम बता के उसने कह दिया कि बताओ कैसे क्या संतुलन स्थापित हो रहा है। तो उन्होंने पहली बात तो भारतीय संविधान न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 संसद की संवैधानिक शक्ति 368 प्रदान करके अमेरिकी ब्रिटिश प्रणालियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। कहानी बता दी अनुच्छेद वगैरह लिख के। अब यहाँ इन्होंने चेक करने वाले ने बताया कि भाई साहब 13(2) भी लिख सकते हो आप, उसको भी लिख देना चाहिए था। हालांकि आप जानते हैं ना कि 3 घंटे में इतना सब कंटेंट दिमाग से निकलना लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर एक आध पॉइंट छूट भी जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 100 में 100 नहीं लाने हैं, मतलब 250 में 250 नहीं लाने हैं। सबसे ज्यादा अगर GS2 में ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 150 में से 130, 120, 120, 30 के बीच में भी आ सकते हैं। GS3 में सबसे कम नंबर आते हैं।
GS4 और GS2 बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, इसमें बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं मेंस में सबको। GS3 अधिकतर लोगों का खराब ही होता है, सबसे कम नंबर किसमें, GS3 में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, और करंट अफेयर्स का बहुत रोल होता है उसमें, डेटा का बहुत रोल होता है, फैक्ट का। ठीक है, दोनों प्रणालियों के मध्य संतुलन देखो, तो ब्रिटेन तथा अमेरिका किसी एक प्रणाली की अति को प्रदर्शित करते हैं, मतलब ब्रिटेन में संसदीय को सर्वोत्तम माना गया, अमेरिका में दूसरा सर्वोत्तम है। हमारे यहाँ क्या है, चेक एंड बैलेंस है, तीनों को शक्तियां मिली हैं, लेकिन इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है, ना कि न्यायपालिका के पास, ना विधान परिषद विधानसभा या न्यायपालिका और विधान मंडल, और तीसरा है कार्यपालिका। तो तीनों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो कुछ भी कर ले, तीनों के बीच संतुलन है। जहां ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता, वहीं अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने अंडरलाइन भी किया, ध्यान से देखेंगे तो अंडरलाइन भी चीजें हैं, तो जो महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन भी करते चल सकते हैं। भारत में दोनों न्यायपालिका विधायिका चेक एंड बैलेंस की भूमिकाएं में है, मैंने बता दिया, एक दूसरे को संतुलित करते हुए संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, उदाहरण भी दे दिया, आप उदाहरण भी दे सकते हो, अपनी चीज को सही साबित करने के लिए बीच बीच में उदाहरण देते रहेंगे तो आपकी बात को ज्यादा वजन मिलेगा। न्यायालय के निर्णय को संतुलित करने के लिए संसद अधिकार अधिवेशन का प्रावधान कर सकती है। साबानोवाद 24वां 25वां संविधान संशोधन, तो इन्होंने उदाहरण के साथ वह संशोधन भी बता दिया कि किए थे ऐसा। वहीं न्यायालय अधिनियम की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह देखो, एनजेएसी वाला, अब यहाँ पे बताया गया कि आपने केवल उसको लिखकर छोड़ दिया, आपको बताना चाहिए था ये कौन सा अधिवेशन है, एनजेएसी भी लिख देते तो बढ़िया था। भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन के लिए दोनों पद्धतियों में संतुलन आवश्यक है, और हमारे यहाँ सबसे अच्छा लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ संतुलन बनाकर चला गया है। 10 में से 4 नंबर मिल गए हैं। आपने देखा होगा 4.5 से ज्यादा नंबर नहीं मिले हैं अभी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, और 3.5 से कम नहीं मिले हैं, 3.5 एक क्वेश्चन में मिल गया था। तो एवरेज चीजें चाहिए, बहुत ज्यादा एक ही क्वेश्चन में आपने 10 में से 9 नहीं ला सकते, लेकिन आपको एवरेज चाहिए, 4 5 भी अगर लेकर चलेंगे आप, तो आप अगर गणित लगाएंगे, सी सेट थोड़ा पढ़ेंगे तो 250 है, अगर 10 में से 5 यानी 50% भी नंबर आ रहे हैं तो आपको 125 मिल जाएंगे। तो 125 अगर GS2 में आ रहे हैं तो ये बढ़िया नंबर है। ठीक है, 125 लाने चाहिए, अगर आपको रैंक 1 हासिल करनी है तो 125 आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थितियों में अंतर पर चर्चा कीजिए। कैसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अंतर है, तो सिंपल बता देंगे। भारतीय सर्वोच्च, अमेरिकी सर्वोच्च, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली, ये वो सब। अब देखो अंतर इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं कि हम अंतर लिख रहे हैं, तभी इन्होंने चेक करने वाले ने बताया कि भाई साहब यहाँ पे लिख तो दो, अंतर लिख रहे हैं। अब देखो, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक जगह लिख दिया, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय एक तरफ लिख दिया, पूरा अच्छे से तैयार करके इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे पूरा फॉर्मेट और बात को निष्कर्ष लिख दिया, 4 नंबर मिल गए। तो एवरेज लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर भी अगर मिल जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंदर हो जाओगे। 10 में से 4 है तब भी आप फर्स्ट तो नहीं आओगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। भारतीय और अमेरिकी में देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे यहाँ है, अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया है। हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा की विस्तृत आधार है, यहाँ न्यायिक समीक्षा का सीमित आधार है। अब ये सब लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है, भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, अन्य बुक आप पढ़ते होंगे वहां भी दिया गया है, तो ये तभी थोड़ा सा, जो चाहे तो आप मेंस ले लो चाहे प्रीलिम्स ले लो, पॉलिटी का वेटेज आदमी के पास ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उसे एक बुक पता है लक्ष्मीकांत, प्लस करंट अफेयर्स तैयार कर लो, प्लस थोड़ा बहुत इधर उधर से ARC वगैरह और न्यायपालिका के जितने केस, कोर्ट केस हैं, दिस बनाम दिस बनाम दिस, वो याद कर लो तो आप बढ़िया से तैयार कर सकते हो। अन्य में क्या है, आपको बुक नहीं पता, मैं इकोनॉमी की बुक पूछूं तो आप बता तो दोगे सोच विचार के, लेकिन आपको अंदर से महसूस होगा कि नहीं यार थोड़ा तो कुछ गड़बड़ है, हिंदी माध्यम के लिए स्पेशली। ऐसे ही अन्य इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कई साइंस टेक आप ले लीजिए, और ये सब तीसरे में है, GS3 में। और GS3 में तभी नंबर कम आते हैं, और GS2 में अच्छे नंबर इसीलिए आते हैं क्योंकि उसमें आप पॉलिटी है और फिर आपका IR है, IR भी बहुत बढ़िया कोई चैप्टर है। ठीक है, तो आप देखते रहिए कहाँ नंबर अच्छे आ सकते हैं और कहाँ कम अच्छे आ सकते हैं, उसी हिसाब से तैयारी करिए। विस्तृत अपीली अधिकार हमारे यहाँ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट पहुंच जाओ, वहां से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ संवैधानिक मामलों में
केंद्रीय जो भी इनका न्यायालय है वो होगा, बाकी वो अलग है। यहाँ अपीलीय वाला नहीं है कि एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, हायरार्की नहीं है, हमारे यहाँ हायरार्की है। सलाहकारी न्याय क्षेत्र का होना हमारे यहाँ है, यहाँ कोई ऐसा अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति सलाह ले सकता है हमारे यहाँ, वहाँ ऐसा नहीं है। 65 वर्ष की उम्र तक कार्यकाल है, यहाँ कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है अमेरिका में। कॉलेजियम व्यवस्था हमारे यहाँ है, यहाँ सीनेट द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। अधीनस्थ न्यायालय में पर्यवेक्षी हो सकते हैं, जो मैंने हायरार्की बताई कि इसके नीचे ये, इसके नीचे, यहाँ ऐसा कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों द्वारा निर्णय, यहाँ निर्णय में ज्यूरी की भी भूमिका होती है। ज्यूरी क्या है, ये अलग विषय है, आप बात करिएगा। मूल ढांचा के माध्यम से विधि की वैधता की जांच होती है, यहाँ विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा जांच होती है। हालांकि इन असमानताओं के बावजूद न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, मूल अधिकार के संरक्षण, सब समानताएं। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। ये तो आपको भी लगता होगा, अगर आपने लक्ष्मीकांत 2-3 बार पढ़ी है, ढंग से पढ़ी है, तो आपको लगता होगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हो तो थोड़ा सा एक मेंस का आंसर लिखो, यही क्वेश्चन बिना देखे, और टेलीग्राम पे मुझे भेज दो, या अपने आप चेक कर लो। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखना शुरू कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। संसदीय समितियां एक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। संसदीय समितियों पे पूछा गया, जो संसद की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करती हैं। टिप्पणी कीजिए। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो 250 शब्दों में कहानी शुरू हो गई है। तो अभी तक 150 शब्दों में थी, जो 10 क्वेश्चन आते हैं 150 शब्दों में 10 नंबर के, अगले 10 क्वेश्चन आते हैं 250 शब्दों में 15 नंबर के। टोटल पेपर 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो संसदीय समितियां संसद की आंख और कान की तरह कार्य करते हुए उसकी प्रभाविता में वृद्धि करती हैं। संसदीय समितियां होती क्या है, तो पहली तो स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां। दो टाइप की होती हैं। एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। स्थायी समितियां क्या है, 1 वर्ष के कार्यकाल के साक्ष्य निश्चित करती हैं। तो इन्होंने बताया कि आपको ये भी लिख देना चाहिए, 24 है, 24 स्थायी समितियां हैं। तदर्थ समितियां किसी विशेष मामले की जांच के लिए डेटा संरक्षण विधेयक है तो बोफोर्स समिति आई थी। ये उदाहरण भी दे दिया, देखो कि इसके लिए ये आई थी, ये तदर्थ समिति थी। ठीक है, देखो अगला, संसदीय समितियां तंत्र के रूप में, जैसे वित्तीय समितियां, कुछ वित्तीय समितियां होती हैं। ये संसद का एक प्रमुख कार्य भारतीय वित्त पर नियंत्रण रखना है। इसके कार्य के लिए वित्त विधेयक पारित करने से पूर्व विभागीय समितियां जांच करती हैं, फिर विधेयक पारित होता है। अब यहाँ पे थोड़ी गलतियां हैं, तो इन्होंने लिखा कैसे, ये संसद द्वारा किसी विषय पर गठित करने पर उस विषय की सटीकता, पारदर्शिता, गुणवत्ता बढ़ाने के द्वारा करती है। मतलब थोड़ा सा कमी थी, तो इन्होंने बताया कि ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरा, वित्त में क्या क्या है, 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। आपने इन तीनों को पढ़ा भी होगा, प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो पहला तो विशेषाधिकार अर्ध न्यायिक समिति है, एक और समिति है, उसके बारे में बता दिया कि विशेषाधिकार समिति संसद की संप्रभुता की रक्षा करती है। याचिका समिति हो गई, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति हो गई, समिति 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 सब समिति समिति भर दिया। अब देखो संयुक्त समितियों पे आ गए। संयुक्त समितियों में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जो राष्ट्रीय हित के मुद्दों की जांच करते हैं। अब आ गया सदन की प्रभावी कार्रवाई के लिए समिति। कई समिति पूरा चैप्टर समितियों वाला जो आप छोड़ देते हैं, लास्ट में होता है, उसको भी पढ़ के जाइए। फिल्म्स से भी वहाँ क्वेश्चन बनते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन। आचरण समिति, नियम समिति, ये सब कार्रवाई में भाग लेते हैं और सुचारू रूप से चलाते हैं। समितियों की सीमाएं भी लिख दी कि सिर्फ अनुशंसा कर सकती हैं, भैया ये सुधार कर लो, किया ना किया उनकी मर्जी। पोस्टमार्टम कर दिए, मतलब समय जब होता है मेन, वहां पे नहीं, इनको उसके बाद, काम हो जाने के बाद इन्हें भेजा जाता है चीजें, तो वो सब ठीक है। निर्देशों का उल्लंघन पर दंड देने की शक्ति नहीं है, मतलब कुछ नहीं कर सकती, मतलब ये कह सकते हो आप कि बस सलाह दे सकती हैं, नीतिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती हैं। अब देखो आगे की राह क्या है, रचस्य वाद विवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को समिति के पास भेजना। आप चर्चा में देखते होंगे, करंट अफेयर्स में कई मुद्दे ऐसे हैं कि बिल आया तो लोग कहते हैं इसे समिति के पास भेजो, संयुक्त समिति के पास भेजो, पार्लियामेंट समिति के पास भेजो। तो समितियों का विशेष महत्व है, वित्तीय रूप से समितियों को और शक्ति प्रदान करना, जिससे वह चीजें सही से कर सके। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में संसदीय प्रभावी सुनिश्चित करने में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखो 5 नंबर दिए गए 15 में, बढ़िया नंबर नहीं है, क्योंकि आप देखो इसमें चेक करते समय कितना इन्होंने रेड रेड खेला है। ठीक है, अभी तक देखो, अभी तक जो 10 नंबर के क्वेश्चन थे 150 वाले, उसके लिए 2 पेज मिलते थे। कितने पेज मिलते थे, 2 पेज।
अब ये 250 शब्द का है, 11वां नंबर दो, कितने पेज मिले? 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन शुरू हो गया। तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है 150 शब्दों में लिखना है, उसके लिए 2 पेज मिलेंगे। जो 15 नंबर का है 250 शब्द लिखना है, उसके लिए 3 पेज मिलेंगे। ऐसी आपकी हैबिट पड़ी होनी चाहिए कि मुझे इतने पेज में खत्म करना ही है चीजें। अब चलो 12 नंबर, राजद्रोह पर कानून को निरस्त करने या संशोधित करने से देश में असंतोष और मुक्त भाषण के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, चर्चा कीजिए। क्या डिस्कस करना है? राजद्रोह की बात हो रही है। राजद्रोह पर कानून को निरस्त करने या संशोधित करने से देश में असंतोष और मुक्त भाषण के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी कई बार लोग कहते हैं कि अगर कुछ बोल दिया तो हम पे राजद्रोह लगा दिया जाएगा, हमें फलाना कर दिया जाएगा, ढिमाका कर दिया जाएगा, तो लोग सही से भाषण शायद नहीं दे पाते। अगर राजद्रोह पर कानून को निरस्त कर दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए तो शायद लोग और खुलकर अपनी बातें रख पाएंगे। इस बात पर आपको 250 शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है वो बता दिया पहले। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद्रोह कानून का अस्थायी रूप से क्रियान्वयन रोका गया है, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर राजद्रोह लगा दो। ठीक है, जो थोड़ा समस्या उत्पन्न कर रहा है, जैसे एसएससी वाला ही प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कई मास्टरों ने आकर बोला भी भाई हम ज्यादा करेंगे तो हम पे राजद्रोह लगा दिया जाएगा। ठीक है, राजद्रोह का मतलब भारत की व्यवस्था को आप इधर उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो राजद्रोह लगा दिया गया। तो कई बार लोगों को लगता है इसका सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हो रहा है, तभी ये लोग कहते हैं कि भाई इस पर रोक लगाओ। तो अभी क्या है, अस्थायी रूप से क्रियान्वयन रोका गया है। ये जब आंसर लिख रहे थे तो ऐसा था, अब शायद चेंज हो गया, तो आप करंट अफेयर से ध्यान भी रखिए। विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लिखित, मौखिक, सांकेतिक रूप से घृणा फैलाना जो हिंसा में परिणत हो राजद्रोह का अपराधी बनाती है। इसीलिए कहा गया, वहां सिर्फ ये नहीं लिखा उन्होंने क्वेश्चन में कि निरस्त कर दो, ये भी लिखा निरस्त करना या संशोधित करना। आप संशोधित भी कर सकते हो, क्योंकि जो चीजें लिखी है वो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये गलत चीजें हैं, आपको इस बात के लिए राजद्रोह नहीं लगाना चाहिए। अब देखो, राजद्रोह को निरस्त करने के मुक्त भाषण पर सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? तो वही मैंने बोला, खुल के बोल पाएंगे। राजद्रोह कानून की भाषा अस्पष्ट है, भाषा अस्पष्ट है जो सरकार को विपक्षी आवाजों के विरुद्ध अधिक शक्ति प्रदान करती है, यानी विपक्ष अपना आवाज उठा नहीं पाता है ढंग से। राजद्रोह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है तथा इसका उल्लेख युक्त युक्त अपवादों में भी नहीं किया गया। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजद्रोह कानून में दोष सिद्धि की दर 2% से भी कम है, यानी अगर 100 लोगों पर राजद्रोह लगाया गया तो बाद को जो फाइनल डिसीजन आया उसमें पता चला कि सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं इन पर राजद्रोह लगाना चाहिए था, उन्होंने उल्लंघन किया है, बाकी 98 फ्री हो गए, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये तो लिखा भी है इन्होंने इंग्लिश में, जिन्होंने चेक किया है। राजद्रोह के नाम पर सत्ता पक्ष लोगों के विचारों को कानूनी के माध्यम से दबाने का प्रयास करता है, ये लिखना चाहिए लाइन। राजद्रोह के नाम पर सरकारी गलत नीतियों का विरोध नहीं हो पाएगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी के अंदर डर रहेगा, मैं कुछ बोलूंगा मुझ पर राजद्रोह लगाकर अंदर कर दिया जाएगा। तो ये लाइंस आपको ज्यादा बेहतर तरीके से लिखकर आनी चाहिए थी। राजद्रोह कानून मृत्यु का प्रावधान करता है जो अपराध के अनुपात से अधिक व असंगत है, मतलब किसी ने भाषण दे दिया आप उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते, ये यहाँ पे लिखा गया है कि मृत्यु का प्रावधान करता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। राजद्रोह कानून का प्रावधान मात्र व्यक्तियों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने से रोकता है। राजद्रोह कानून राज्य तथा सरकार में अंतर को मान्यता प्रदान नहीं करता। विधि आयोग के द्वारा राजद्रोह कानून को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है, तो विधि आयोग के द्वारा की गई है, इसको कोड कर दिया इन्होंने। आगे की राह क्या हो सकती है? तो राजद्रोह कानून को समाप्त किया जाए, सरकार की स्थिरता, राज्य की सुरक्षा है तो नया अधिनियम बनाया जाए जिनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अधिनियम स्पष्ट और सजा अनुपातिक को, मतलब आपको ऐसा वे फॉरवर्ड देना है, ऐसा आगे की राह देनी है जिससे आपको यह भी ना लगे कि आप सत्ता पक्ष के हैं, ना ये महसूस हो कि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है निरस्त कर दो, यहाँ पे लिखा गया आप थोड़ा सा उसको संशोधित कर सकते हो और ऐसा करो कि जनता आपके जो विचार है उससे सहमत हो, जनता को साथ लेकर चलो, जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो और लोकतंत्र भी मजबूत हो। राजद्रोह जैसे आउटडेटेड कानून का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे संशोधित करके ऐसी चीजें लानी चाहिए जिससे जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो और लोग खुलकर अपनी बात रख पाए। सत्ता पक्ष को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि लोकतंत्र समझदारी
पूर्ण से चल रहा है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। तो आज का कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर दिया होगा। कमेंट अवश्य किया करिए जिससे मुझे पता रहे कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं। जो इस पे कमेंट होता नहीं है वह चीज़ें बंद हो जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।